हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LK केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज की डेट में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की हमने कुछ वीडियो पहले से बना रखी है और जो चैनल पर अपलोडेड है, लगभग 5 वीडियो चैनल पर हमने अपलोड कर दी है। यदि आपने हमारी वो 5 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो 5 वीडियो भी ज़रूर ध्यान से देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा जिसमें आप 5 वीडियो को ध्यान से देख सकेंगे, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक से लेकर एडवांस तक की हमने बातें कर रखी है। उसमें बेसिक भी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी डिफाइन कर दिया, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन कर दिया, एंट्रोपी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, एंट्रोपी चेंज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर बात। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बेसिकली है क्या, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये इट एक्सप्लेन द प्योर एंट्रोपी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट करता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, क्या जानकारी देता है, ये जानकारी देता है हमारी प्योर एंट्रोपी के बारे में। प्योर एंट्रोपी के बारे में हमें जानकारी देता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 0। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 0। परम ताप पर एंट्रोपी का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। बात समझ आ रही, लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज 0 एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर बात। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी का मान कितना होगा, 0 होता है। क्लियर बात। और जो हमारा जो 0 एंट्रोपी सो द क्रिस्टल आर। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, यदि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी 0 हो, यदि किसी सिस्टम की एंट्रोपी 0 हो, इसका मतलब क्या है, जो क्रिस्टल रेगुलरली अरेंज्ड है। इसका मतलब क्या हो, क्रिस्टल रेगुलरली अरेंज्ड, यानी उसमें जो यूनिट सेल है वो अपने रेगुलर मैनर में क्या है, अरेंज्ड है। जबकि ऐसा पॉसिबल कम है, ऐसा पॉसिबल कम है कि कोई भी क्रिस्टल हो आइडियल क्रिस्टल हो। आइडियल क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है वो बनना कठिन होता है, इसलिए एंट्रोपी की वैल्यू भी 0 होना एक कठिन बात लगता है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है कि जो क्रिस्टल रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं उनकी एंट्रोपी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर बात। इस बात को जरा ध्यान से एक बार वो समझ लेना। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर बात। और जिस सिस्टम की एंट्रोपी 0 होती है, इट मीन्स वो क्रिस्टल रेगुलरली अरेंज्ड होगा, उसमें कोई रैंडमनेस नहीं होता है। जबकि प्रैक्टिकली अगर बात सोचा जाए कि रैंडमनेस तो होती है, हर क्रिस्टल में रैंडमनेस होती है, यानी जो उसकी ज्योमेट्री होगी वो रेगुलरली अरेंज नहीं रह सकती, एंट्रोपी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, इसलिए कोई भी क्रिस्टल को हम आइडियल क्रिस्टल नहीं कहते। लेकिन अगर कोई क्रिस्टल आइडियल है, रेगुलरली अरेंज है, तो उसकी एंट्रोपी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ एविडेंसेस रिगार्डिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी की जो वैल्यू हो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। क्लियर बात। यदि टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही, यदि टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो एंट्रोपी उसी रेशो में क्या होती है, इंक्रीज होती है। यदि टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एंट्रोपी भी उसी रेशो में क्या होती है, डिक्रीज होती है। बात समझ में आ रही। इट मीन्स एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर बात। और एक बात और ध्यान रखना, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब 273 केल्विन। 273 केल्विन, इस टेम्परेचर पर क्या होते हैं, एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस, फर्स्ट लॉ
हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके इंट्रोपी चेंज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू आर ई वी अपॉन टी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उस लॉ से हम पढ़ चुके। और डेल्टा एस जो होता है हमारा इंट्रोपी चेंज होता है, ये डेल्टा एस होता है इंट्रोपी चेंज, इसकी वैल्यू होती है S2 माइनस S1, S2 हायर स्टेट और S1 लोअर स्टेट। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू होगा हमारा डेल्टा क्यू आर ई वी अपॉन टी। ये जो आर ई वी लिखा हमने, ये रिवर्सेबल सिस्टम की एनर्जी होती है और टी क्या है यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अच्छा, और एक बात और ध्यान रखना, जो इंट्रोपी चेंज होता है, इंट्रोपी चेंज इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज स्टेट फंक्शन नॉट अ पाथ फंक्शन। या स्टेट पर डिपेंड करता है, इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ये लिखा ना हमने S2 माइनस S1, इट मीन्स ये स्टेट पर डिपेंड करता है, ना कि पाथ पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, इंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, ना कि पाथ फंक्शन। और इंट्रोपी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये हम ऑलरेडी भी बात कर चुके। किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस होती है वो उस सिस्टम की इंट्रोपी को एक्सप्लेन करता है। क्लियर बात, यानी किसी भी सिस्टम में हलचल की जो माप होगी वो उसकी एंट्रोपी कहलाती है। और जो ये रैंडमनेस या हलचल होती है तो ये है ना फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। जैसे कोई गैसेज हो, उनमें क्या होता है, रैंडमनेस ज़्यादा होता है तो इनकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी, और लिक्विड की एंट्रोपी गैस की तुलना में कम होगी, और सॉलिड उनके अंदर हलचल कम होती है इसलिए सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है। इसलिए हम इसका भी एक ये लिख सकते हैं, जो इंट्रोपी होती है गैस की कैसे होती है, गैस की सबसे ज़्यादा होगी, देन लिक्विड देन सॉलिड इंट्रोपी। क्लियर बात। अब इन पर बेस्ड प्रॉब्लम बन जाती है, आप इनको ध्यान से एक एक बात को समझते जाएंगे प्रैक्टिकली। और क्योंकि प्रॉब्लम कंपटीशन में कहीं से भी अराइज हो सकती है, यदि कंसेप्ट मजबूत है हमारे तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर बात। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी हमारी, हमारी सबसे पहले क्यू की यूनिट अपॉन टी की यूनिट। क्यू की यूनिट क्या, कैलोरी, और टी की यूनिट क्या, केल्विन। तो कैलोरी पर केल्विन इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी। क्लियर बात। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझ लेना आप यहीं पर, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर रिवर्सेबल एंड सो इट्स एप्लीकेशन इज पॉसिबल फॉर एंट्रोपी। आप ध्यान से शॉर्टकट में समझो, जितने भी नेचुरल प्रोसेस, जितने भी यूनिवर्स में हम देख रहे हैं, सभी नेचुरल प्रोसेस के लिए क्या हो, एंट्रोपी का मान क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और एंट्रोपी को हम कैसे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू आर ई अपॉन कैपिटल टी, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। कंडीशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, किस कंडीशन में एंट्रोपी चेंज होती है ये हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस एट द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। आप ध्यान रखना, जब कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा होगा तो उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ती है या घटती है। ध्यान से समझो, मेल्ट हो रहा है यानी उसके जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बढ़ रही, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज होगी ना। जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होगा तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, इस केस में क्या एंट्रोपी चेंज होगा। और एंट्रोपी चेंज की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा एस इज इक्वल टू होगा हमारा, डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच अपॉन टी। ये फ्यूजन की कह सकते हैं हम, फ्यूजन की एफ शॉर्ट, ठीक है। डेल्टा एस एफ फ्यूजन इज इक्वल डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड, ये तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड की बात करें। अब हम बात करें वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। जब कोई लिक्विड वेपोराइज होता है, लिक्विड वेपोराइज हो यानी लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो रही, रैंडमनेस क्या हो रही, बढ़ रही। तो एंट्रोपी भी क्या उसी रेशो में क्या हो रही, बढ़ रही होगी। तो एंट्रोपी बढ़ रहा है यानी एंट्रोपी में कुछ चेंज हो रहा है, इनिशियल कुछ थी और फाइनल बढ़ गई। क्लियर बात। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वेपोराइजेशन, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इक्वल होगा डेल्टा एच अपॉन कैपिटल टी। क्लियर बात। इसको हम
लिख सकते हैं वी का मतलब वेपोराइजेशन, एंथैल्पी फॉर वेपोराइजेशन और टेम्परेचर फॉर वेपोराइजेशन। किस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड वेपोराइज हो रहा है वो होती है। क्लियर। अच्छा, थर्ड कौन कौन सी कंडीशन होगी हमारी? ट्रांसमिशन ऑफ एलोट्रोप्स, ट्रांसमिशन ऑफ एलोट्रोप्स की ट्रांसमिशन के केस में क्या होगा? एंट्रोपी चेंज होगी। डेल्टा एच टी इजकल होगा डेल्टा एच टी अपॉन टी टी। क्लियर है? इस तरह से एंट्रोपी क्या होगी? चेंज होगी एलोट्रोप्स के केस में। क्लियर बात? तो ये कुछ कंडीशन थी जिन कंडीशन में क्या होगी? एंट्रोपी की वैल्यू चेंज होती है। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं एक नया टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। एक इम्पोर्टेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस होता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। इसके विषय में हम डिटेल में बात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। गिब्स एक साइंटिस्ट थे जिनके बिहार पर एक टर्म्स इंट्रोड्यूस होता है गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से हम उसको जानते हैं। अच्छा, उससे पहले हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर अ रिवर्सेबल सिस्टम, फॉर अ रिवर्सेबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज। समझ में आ रही बात? मतलब क्या है कि रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर बात? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सेबल प्रोसेस डज नॉट चेंज। अब डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू होगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। क्लियर? तो हम किसी भी सिस्टम की यूनिवर्स की एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0 होगी फॉर रिवर्सेबल सिस्टम, क्लियर बात? अच्छा, अब फॉर इरिवर्सेबल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। फॉर इरिवर्सेबल सिस्टम द एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। उसको लिख देते डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू होगा हमारा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सेबल सिस्टम। क्लियर? दोनों टर्म्स ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी डेल्टा एस जो यूनिवर्स की वो रिवर्सेबल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे उसकी वैल्यू 0 होगी और इरिवर्सेबल सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होती, हमेशा इंक्रीज होती है। क्लियर बात? अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण बात और अब ध्यान रखना, जो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है वो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? उसको जी इजकल टू होता है एच माइनस टी एस। यह जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। और एच क्या है? एंथैल्पी। और टी क्या है भाई? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और हमारी एस क्या है? इंट्रोपी। क्लियर बात? अब इनको एक एक टर्म को हम जानते हैं। एच इजिकल टू क्या? एंथैल्पी की वैल्यू क्या है? ई प्लस पी वी होते हैं, हम इसको ऑलरेडी जानते हैं। ई क्या हमारी? इंटरनल एनर्जी होगी, और पी क्या? प्रेशर, वी क्या? वॉल्यूम। क्लियर बात? और एस क्या है? इंट्रोपी को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोपी चेंज जो होता है डेल्टा क्यू आर ई वी अपॉन कैपिटल टी। ये टर्म्स इस तरह से कोरिलेटेड है सारे टर्म्स, तो इनके रिलेशंस हमको पता होना चाहिए कौन सा टर्म किससे किस टाइप से कोरिलेटेड है। तो एंथैल्पी क्या हमारी? जी इजिकल टू एच माइनस टी एस। और एक हेल्महोल्ट्ज़ एक्सप्रेशन है, हेल्महोल्ट्ज़ एक्सप्रेशन, इसकी जानकारी भी हम होनी चाहिए।
वो होता है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन क्या होता है हमारा, ए इज इक्वल टू होता है ई माइनस टी एस। ये क्या, ए क्या हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, ई क्या इंटरनल एनर्जी, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एस क्या इंट्रोपी। क्लियर बात। तो ये रिलेशंस हमको सारे ध्यान से आने चाहिए, इनको ध्यान से नोट कर लो आप। ओके, अब हम बात करते हैं इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के विषय में हम जानकारी हासिल करते हैं। देखो G इजकल टू क्या है हमारा H माइनस टी एस। क्लियर बात। और जो इसका जो चेंज अगर हम निकालते तो डी जी इजकल टू होगा डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, इस तरह से निकालते हैं हम। उसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम जैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, इसका डिफ्रेंशिएशन डी जी, इसका डिफ्रेंशिएशन डी एच, और ये दो टर्म इनमें से जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं टू फंक्शन का, एक एज इट इज दूसरे का डिफ्रेंशिएशन माइनस दूसरा एज इट इज पहले का डिफ्रेंशिएशन, इस तरह से हम करते हैं। क्लियर बात। अच्छा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस लिखते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो डेल जी इजकल होगा डेल एच माइनस टी डेल एस। क्लियर बात। तो ये होता है हमारा एंथैल्पी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर बात। अच्छा, अब हम इसको अगर इसका चेंज कैलकुलेट करते हैं तो एन जी की वैल्यू G1 टू G2 लेकर चले, अगर लिमिट हो H की वैल्यू H1 टू H2, और इंट्रोपिक वैल्यू हम यहाँ से ले रहे T कांस्टेंट लेंगे हम S1 टू S2। तो यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे G2 माइनस G1 इजकल टू होगा H2 माइनस H1 माइनस T S2 माइनस S1, इस तरह से होगा। और इस डिफरेंस को हम लिख सकते हैं डेल्टा H, इस डिफरेंस को लिख सकते हैं डेल्टा H, सॉरी ये तो डेल्टा G होगा ना, डेल्टा G डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये एंथैल्पी चेंज हमारा कैलकुलेट इस प्रकार से होता है। अच्छा, अब इस पर कंडीशन अप्लाई हो कर देखते हैं इस एक्सप्रेशन पर। फर्स्ट कंडीशन ध्यान समझ लेना, फर्स्ट कंडीशन एट इक्विलिब्रियम पर कंडीशन क्या होगी, ये दोनों पैरामीटर इक्वल हो जाएगी, डेल्टा H इजिकल टू हो जाएगा T डेल्टा S। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन वही होती है, डेल्टा G की वैल्यू 0 होगी और डेल्टा H इजिकल टू T डेल्टा S होता है। ये कंडीशंस हमारे न्यूमेरिकल्स में काम होती है, कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, डेल्टा G की वैल्यू कितनी होती है, T डेल्टा S का उनके साथ क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। डेल्टा H इजिकल टू T डेल्टा S, तो जब ये दोनों पैरामीटर इक्वल हो गए तो डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन यहाँ लिखते हैं। सेकंड कंडीशन में हम क्या लेकर चले, डेल्टा जो H है इसको हम लेकर चले नेगेटिव, डेल्टा H को हम नेगेटिव लेकर चले, और T डेल्टा S को हम लेकर चले, डेल्टा H को हमने ले लिया नेगेटिव, T डेल्टा S को हमने ले लिया पॉजिटिव। तो डेल्टा G इजकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H के प्लेस पर हम पुट कर रहे नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव, माइनस इसके प्लेस पर T डेल्टा S के प्लेस पर हम कर रहे कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव प्लेस। तो क्या होगा, T डेल्टा S हो जाएगा, ये नेगेटिव, यानी टोटल डेल्टा G क्या होगा, नेगेटिव होगा। टोटल वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव आ गई हमारी। क्लियर है। अच्छा, और डेल्टा G यदि नेगेटिव हो तो रिएक्शन फिजिबल होती है, ये भी हम जानते हैं। रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए डेल्टा G की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि नेगेटिव उस केस में होती है डेल्टा H फर्स्ट कंडीशन में नेगेटिव होना ही चाहिए। क्लियर बात। अच्छा, थर्ड कंडीशन में हम लेकर चल रहे डेल्टा H इजिकल टू नेगेटिव, और T डेल्टा S को भी हम नेगेटिव लेकर चल रहे, T डेल्टा S को भी हम क्या लेकर चले, नेगेटिव। तो जब ये भी वैल्यू नेगेटिव ले ली, ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा G इजिकल टू क्या होगा, डेल्टा G इजिकल टू नेगेटिव माइनस नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा G इजिकल टू आ जाएगा नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इस तरह से डेल्टा G की वैल्यू ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके बिहाफ पर हम सिस्टम की फिजिबिलिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन थी जिनके बिहाफ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन कर पाती है। अब हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की
उस कंडीशन में बात करते हैं कि उसमें अप्लाई करके देखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी रिलेशंस को हम अप्लाई करके अलग अलग एक्सप्रेशन का डेरिवेशन करेंगे। इसको ध्यान से देखना, इसको नोट कर लेना। देखना H इजिकल टू होता है हमारा E प्लस पी वी, दैट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होगा हमारा, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का सम होता है। क्लियर। और G इजिकल टू होता है हमारा H माइनस टी एस होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो G इजिकल टू होगा H के प्लेस पुट करेंगे E प्लस पी वी माइनस टी एस। G इजिकल टू E प्लस पी वी माइनस टी एस। अब इसकी हम चेंज कैलकुलेट करेंगे, किसका, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो डी जी इजिकल टू होगा डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया। और इसमें एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसके लिए अप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, डी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। एंड एट तो टी पी एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड ऑल्सो कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, डीपी की वैल्यू 0, यानी ये टर्म 0 होगा हमारा और एक ये टर्म 0 हो जाएगा। तो डी जी इजिकल टू आ जाएगा हमारा डी ई प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस। ये टर्म्स बच गए हमारे। क्लियर बात। अच्छा, इन टर्म्स में हम अप्लाई करके देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भाई हम, तो ये कहता है डी क्यू इजिकल टू आता है हमारा, डी क्यू इजिकल टू होता है डी ई प्लस पी डी वी। डी क्यू इजिकल टू आएगा हमारा डी ई प्लस पी डी वी। अब यहाँ से हम इस बात को इसके टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी के टर्म। तो डी ई इजिकल टू आ जाएगा हमारा, डी इजिकल टू आ जाएगा डी क्यू और ये इसको हम वर्क के टर्म में दिखाएंगे डी डब्ल्यू माइनस डी डब्ल्यू, क्योंकि पी डी वी का मतलब होता है डब्ल्यू से मतलब होता है वर्क होता है हमारा। तो डी इजिकल टू हो जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। क्लियर बात। और ये जो डी ई क्यू की वैल्यू हो, यहाँ लिखते हैं बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इजिकल टू होता है हमारा होता है डेल्टा एस इजिकल टू होता है डी क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से निकल जाएगा डी क्यू इजिकल टू हो जाएगा टी डी एस। तो इस प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, टी डी एस माइनस टी डब्ल्यू। क्लियर बात। तो इन डी ई के प्लेस पर हम ये पूरे एक्सप्रेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्लियर बात। इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से हम रब कर देते हैं। तो डी जी इजिकल टू होगा टी ई के प्लेस पर क्या कर रहे हैं हम, टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू। किसके प्लेस पर पुट किया, डी ई के प्लेस पर टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस। इस तरह से ये हमारा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हमारे कुछ टर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे, तो बच जाएंगे हमारे क्या, डी जी इजिकल टू आएगा टी डी एस से टी डी एस कट गया माइनस डी डब्ल्यू प्लस पी डी वी। ये हमारा एक्सप्रेशन शेष बच गया। क्लियर बात। और हम क्या जानते, गैस के प्रसार के लिए किया गया कार्य पी डब्ल्यू डी अनुपयोगी होता है, अतः डी डब्ल्यू उपयोगी होगा और माइनस डी डब्ल्यू उपयोगी होगा। तो माइनस डेल्टा जी इजिकल टू डब्ल्यू उपयोगी कार्य। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो डेल्टा जी इजिकल टू होगा ये वो वर्क होगा, फॉर यूजफुल वर्क लिख सकते हैं इसको ना, यूजफुल वर्क फॉर एनर्जी चेंज, फॉर एनर्जी चेंज होगा। क्लियर बात। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था।
इसको आप ध्यान से पूरे को भलीभांति नोट करना, इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, यानी एंट्रोपी चेंज पर बेस्ड डेरिवेशन, ये इसका डेरिवेशन भी आ जाता है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, उसको ध्यान से एक एक स्टेप को ध्यान से समझते चले जाएंगे। ओके, अच्छा, अब हम एक एक लॉ का एप्लीकेशन भी इसमें पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं डेल्टा एस इजिकल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन टी। ये एंट्रोपी की डेफिनेशन हम जानते हैं, डेल्टा एस इजिकल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू कौन सा होना चाहिए यहाँ पर, रिवर्सेबल होना चाहिए, ये हम बात जानते हैं। अच्छा, अब एक बात और जानते हैं, डेल्टा क्यू की वैल्यू होती है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर बात? अच्छा, और पी वी इजिकल टू क्या होता है भाई, एन आर टी होता है। तो पी की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, पी इजिकल टू क्या होगा, एन आर टी अपॉन वी, ये बात हम जानते हैं। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो डेल्टा एस इजिकल टू आ जाएगा हमारा, डेल्टा क्यू के प्लेस पर क्या करें, डेल्टा ई प्लस पी डी वी अपॉन टी, ये पुट कर दिया हमने। और पी की वैल्यू भी हम, और एक चीज़ और ध्यान से समझ लेना, डेल्टा एक सी वी इजिकल टू होता है हमारा, सी वी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है डी ई अपॉन एन डी टी होता है, ये जानते हैं हम। क्लियर बात? इस बात को आप ध्यान से नोट कर लेना। सी वी इजिकल टू होगा डेल्टा ई अपॉन एन डी टी, यहाँ से डी ई की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, डी ई इजिकल टू हो जाएगा एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टी, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो डेल्टा एस इजिकल टू हो जाएगा, डेल्टा ई के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं एन सी वी डी टी प्लस पी के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं हम, एन आर टी अपॉन एन आर टी डी वी अपॉन वी अपॉन टी, ये टी टोटल के अपॉन में हमारे पास। क्लियर बात? अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास, ध्यान से देखना, डेल्टा ई प्लस पी डी वी अपॉन टी। अच्छा, और अब डेल्टा ई इजिकल पी डी वी, ये हो गया हमारा पी वी इजिकल टू एन आर टी सी वी। अच्छा ठीक है, ये इतना हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसको अलग अलग के अपॉन में शिफ्ट करते हैं। तो डेल्टा एस इजिकल टू आ जाएगा हमारा एन सी वी डी टी अपॉन टी, हमने इसके अपॉन में अलग सा रख दिया, प्लस इस टी से ये टी कट जाएगा, एन आर, इस टी से ये टी कट जाएगा, एन आर डी वी अपॉन वी, ऐसे ये एडजस्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई करेंगे, S1 टू S2, टेम्परेचर T1 टू T2 और वॉल्यूम V1 टू V2, ये लिमिट अप्लाई करेंगे। क्लियर बात? एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ds का अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन करना हो वो होता है x, और उसकी लिमिट सपोज a टू b हो तो यहाँ पर a टू bs लिखते हैं, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं b माइनस a, और एक dx अपॉन x, a टू b यदि इसका इस टाइप का इंटीग्रल हो, dx अपॉन x का इंटीग्रल होता है ln x, और इसकी भी लिमिट यदि a टू b हो तो इसको हम लिखते हैं ln b माइनस ln a, और ln b माइनस ln a को लिख सकते हैं ln b अपॉन a। ये फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए। अब इसको हम इस साइड में थोड़ा सोल्व कर देते हैं। क्लियर बात? तो ये आ गया हमारा S2 माइनस S1, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, क्या एन सी वी डी टी अपॉन टी, यानी ln t, क्या आएगा ln t। तो ln t हमने समझा अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, ये मैंने लिख दिया, अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, क्या ln t2 अपॉन t1, ln t2 अपॉन t1 आ गया। अच्छा, प्लस एन आर, ये भी होगा डी वी अपॉन वी, वही होगा ln v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln v2 अपॉन v1। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, हम जानते हैं P1 V1 अपॉन T1 इजिकल टू होता है P2 V2 अपॉन T2। ये हम आइडियल गैसेज इक्वेशन के बिहाफ पर हम इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं। तो यहाँ से V2 अपॉन V1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, V2 अपॉन V1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आती है
ये आएगा P1 T2 अपॉन P2 T1, इस टाइप से आती है। क्लियर। तो V2 अपॉन V1 के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे अब यहाँ पर, तो आ जाएगा S2 माइनस S1 इजकल टू हो जाएगा NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 T2 अपॉन P2 T1। क्लियर। अच्छा, इसको थोड़ा इस साइड में हम सोल्व कर रहे हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, S2 माइनस S1 इजकल हो जाएगा NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR। इसको हम ऐसे देखो, ये इसको ln M इंटू n log M इंटू n क्या होता है, log M इंटू L, ये फॉर्मूला से होता है ln M इंटू n इजकल होता है ln M प्लस ln n। ये फॉर्मूला अप्लाई कर, इसको M मान लेंगे, इसको n, तो ये ऐड हो जाएगी। क्लियर। अब इनको ऐड कैसे करें, ln NR ln P1 अपॉन T2 सॉरी P1 अपॉन P2 प्लस NR ln T2 अपॉन T1 अपॉन T1। अब T2 अपॉन T1 ये यहाँ पर भी ये पूरा यहाँ से हम पूरा कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा S इजिकल टू लिख सकते हैं हम। डेल्टा S इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास, इसमें से हम जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ये हमारे पास। कैसे, ज़रा ध्यान से देख लेना इस बात को। NCV और यहाँ पर क्या है R, NCV प्लस R ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2। इस तरह से हमारे पास ये डेरिवेशन प्राप्त हो गया। इन दोनों टर्म में से हमने ln T2 अपॉन T1 ये कॉमन लिया, बाकी एज इट इज लिख दिया। क्लियर बात। अच्छा, अब हमने क्या कर दिया भाई, अब हमने ln को log में कन्वर्ट कर दिया। ln को किस में कन्वर्ट कर देंगे, log में कन्वर्ट कर देंगे। तो ln को जब हम log में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा S इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ से हम ln देखो n यहाँ पर भी है, ln को हम log में बाद में कन्वर्ट करेंगे। पहले n जो है ये n यहाँ पर भी है, NR था ना, तो ये n हम पूरे में से कॉमन ले लेंगे, तो CV ये आ जाएगा CV प्लस R हो जाएगा, NCP प्लस R। अब हम इसको log को कन्वर्ट कर देंगे 2.303 NCV प्लस R log 10 बेस T2 अपॉन T1 प्लस यहाँ पर भी हम लिख देंगे 2.303 NR log P1 अपॉन P2। तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया यहाँ पर। और इसी का दूसरा फॉर्म भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो CP माइनस CV इजिकल टू R होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, और CP इजिकल टू होगा R प्लस CV। तो R प्लस CV के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, CP। इसका दूसरे के टर्म में हो जाएगा डेरिवेशन, तो डेल्टा S इजिकल टू हो जाएगा 2.303 NCP log 10 बेस T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log P1 अपॉन P2। क्लियर। एक डेरिवेशन ये हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा और ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा S इजिकल टू 2.303 n यहाँ पर भी, यहाँ पर टोटल सम कॉमन ले लेंगे, तो ये पूरा कॉमन ले लिया हमने बाहरी। यहाँ क्या बच गया, CP log 10 बेस T2 अपॉन T1 प्लस R log P1 अपॉन P2, ये बच गया। तो ये भी हमारा एक डेरिवेशन हो। तीनों डेरिवेशन ये महत्वपूर्ण है, इन पर बेस्ड प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इनको आप ध्यान से 2-3 बार इस डेरिवेशन को खुद लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस तभी हो पाएगी। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वास्तव में लाभदायक सिद्ध हुई होगी, और यदि अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।